वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। एफओएमसी की मीटिंग हो चुकी है और एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बेसिकली 12 लोगों की एक टीम है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है यूएस की, उसके बारे में जो डिसीजंस लेती हैं। तो एफओएमसी ही होती है जो डिसाइड करती है कि कितना रेट हाइक होगा या रेट कम होगा। तो एफओएमसी ने फाइनली ये बोला है कि 75 बीपीएस बेसिस पॉइंट जो है वो रेट हाइक होगा। 75 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि 0.75% रेट हाइक जो है वो रेट में इंक्रीज हुआ है। 0.75%। तो अगर 100 बीपीएस वो बोलते तो पूरा 1% होता, आधा बीपीएस मतलब अगर 50 बीपीएस बोलते तो आधा परसेंट होता। तो अभी इस वक्त जो है वो 0.75% जो है वो रेट हाइक हो गया है। अगर मैं बोलूँ तो अब ये जिस रेंज में चला गया है, ये 2.25% से 2.5% की रेंज में ये रेट हाइक हो गया। बेसिकली आप सोच रहे हो कि रेट हाइक का मतलब क्या है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट में समरी में बता दूं कि इसका मतलब ये है कि अब जो बैंक्स है, वहाँ पे जो बैंक से लोन लेना जो है वो महंगा हो जाएगा यूएस के अंदर। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो यूएस ने इतना सारा पैसा प्रिंट किया, आपको पता होगा मार्च 2020 तक जब से अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया है, तो और उसने आज तक जितने भी डॉलर प्रिंट किए 200 साल 250 साल के अंदर यूएस ने जितने डॉलर प्रिंट किए थे मार्च 2020 तक, वो उसने उतने सारे डॉलर 2020 मार्च 2020 के बाद उतने ही डॉलर प्रिंट कर दिए। मतलब जितने उसने 200 साल में प्रिंट किए थे जब से वो एग्जिस्टेंस में आया, उतने ही डॉलर उसने 2020 मार्च के बाद जो है वो प्रिंट कर दिए। अब ये समझ के चलो कि जो 4 ट्रिलियन पे जो उनकी बैलेंस शीट थी मतलब यूएस की, वो 8.5 ट्रिलियन पे पहुँचा दी। 8.5 ट्रिलियन पे पहुँचा दी बैलेंस शीट। 4 ट्रिलियन से 8.5 ट्रिलियन। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो ये जिन बोतल में से निकला, इस जिन को वापस बोतल में डाल दें। वो चाह रहे हैं कि 8.5 ट्रिलियन को वापस वो 4 ट्रिलियन पे ले आएँ। क्या ये पॉसिबल है? ये रातों-रात पॉसिबल हो जाएगा? तो अब अगर ये रातों-रात ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये रेट हाइक करके कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको कम कर लें, मार्केट से कैश को, डॉलर को गायब कर दें, क्योंकि डॉलर जितना मार्केट के अंदर सप्लाई किया, तो जब रेट कम किए, डॉलर मार्केट में गया, लोगों के हाथ में पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन के थ्रू, सस्ते हाउसिंग लोन, सस्ते पर्सनल लोन के थ्रू जब पैसा हाथ में आया, लोगों ने चीजें डिमांड करी। $1800 इन्होंने फ्री में लोगों के अकाउंट में जमा करे अपने सिटीजन्स के। अब लोगों ने मार्केट में जाके जब चीजों की डिमांड करी, और उधर से रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो गई, उसके कारण मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन, 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर पहुंच गया। अमेरिका का बेंचमार्क फिगर है 2%। 2% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए। वो उसको अच्छी इन्फ्लेशन मानते हैं, 1.5 से 2%। लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 9% के आसपास घूम रही है। तो आप इमेजिन करिए कि 9% को कंट्रोल करने के लिए, तो पहले तो 9% पे इन्फ्लेशन पहुंचाई कैसे? ज्यादा डॉलर को प्रिंट किया, 4 ट्रिलियन से 8.5 ट्रिलियन की बैलेंस शीट कर दी। अब कह रहे हैं कि 8.5 ट्रिलियन को वापस कम कर देते हैं। हालत यह है कि 3.5% तक जो है वो रेट हाइक हो सकता है साल के एंड तक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी, जो एक्स्ट्रा डॉलर है जो प्रिंट किया था, उसको वापस से उसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के लिए रेट हाइक्स कर देते हैं, लोन महंगे हो जाते हैं, और जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है लिक्विडेटिव इंटरेस्ट मिलने लगता है। 3 सवा 3 3.5% के करीब जो 30 साल के लिए इंटरेस्ट मिलने लगता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो स्टॉक मार्केट से और बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बाकी कंट्रीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाए, सब जगह से डॉलर इकट्ठा होता है, और अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर जो अमेरिका की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस सारी सिचुएशन का क्रिप्टो पे और ओवरऑल मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं सपोज सिर्फ इंडिया की बात करूं, जैसे सपोज इंडिया के अंदर या और कोई भी कंट्री है, डॉलर बहुत ज्यादा डिमांड में इसलिए रहता है क्योंकि बाकी कंट्रीज को डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जैसे सपोज करिए कि आज की डेट में अगर हम इंडिया है, उसको डॉलर की डिमांड इसलिए है क्योंकि उसको पेट्रोल मंगाना है, उसकी इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो इंपोर्ट जब ज्यादा होता है तो सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं, जितनी भी दुनिया की कंट्रीज उनको डॉलर चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में जो 40% जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो डॉलर के अंदर सेटल होता है। तो डॉलर की डिमांड उतनी ही है। और उधर से फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है? फेडरल रिजर्व जो है अपने डॉलर को कम कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है। तो उधर से डॉलर कम हो रहा है, इधर से डॉलर की डिमांड वहीं की वहीं है। तो डॉलर मजबूत होता चला जाता है, डॉलर इंडेक्स और मजबूत हो जाएगा, जो बाकी करेंसीज हैं वो वीक होती चली जाएंगी। और वीकर करेंसीज और स्ट्रॉन्ग डॉलर इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि
इसकी वजह से जो और इकोनॉमीज़ हैं, उनके ऊपर किस तरीके का असर होगा और इकोनॉमीज़ के अंदर इन्फ्लेशन जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, राइट? क्योंकि उनको और ज़्यादा डॉलर को की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर और जो यूएस के अंदर अब चीज़ें कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन की वजह से और जो चीज़ें महँगी हो रखी हैं ऑलरेडी, राइट? तो उसकी वजह से भी जो और देशों के अंदर डॉलर की डिमांड वहीं की वहीं है, डॉलर की सप्लाई पीछे से कम हो गई, तो डॉलर जो है और मजबूत हो जाएगा और उनकी करेंसी जो है वो वीक होती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप हम समझते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए सीधी-सी बात है, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों कोरिलेटेड हैं इस वक़्त। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट अलग चलती है, उसको हेज है अगेंस्ट ऑल द अनसर्टेनिटी। अब इसका सीधा-सा असर ये है कि जब मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी कम होगी, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो नैस्डैक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, इतना तो रेट हाइक होना ही था। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन अलग और उसका इम्पैक्ट चीज़ जो होता है वो अलग है। अब मार्केट के अंदर जब लिक्विडिटी ही नहीं होगी, तो तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम होती दिखेंगी और जो सिक्योर एसेट्स हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसमें वो ज़्यादा मिलेगी। तो यही कारण है कि जो स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं वहाँ से पैसा निकलेगा और जो है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स हैं वहाँ पैसा जाता दिखेगा। तो इसका क्लियर पर्पस मतलब ये है कि अभी जो खासकर जो नंबर आए हैं, क्योंकि जो खासकर जो नंबर अभी आईएमएफ के भी आए हैं, अगर हम आईएमएफ के भी देखें, आईएमएफ ने कोई बहुत अच्छी प्रेडिक्शन नहीं करी है। मेरे सामने शीट खोली आईएमएफ की, जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि 5.7 परसेंट जो एनुअल जीडीपी है वो घट के 5.7% से घट के वो 2.3 पे आ जाएगी और 2023 में ये 1% चली जाएगी। मतलब बाकी जितनी भी ओवरऑल अगर दुनिया के आउटपुट की हम बात करें तो 6.1 से 3.2 चला जाएगा 2022। तो जीडीपी नंबर बहुत कम दिखाया गया है, यहाँ तक कि इंडिया का भी नंबर काफ़ी कम है। तो ये प्रेडिक्शंस अभी आईएमएफ ने रिसेंटली दी है, जर्मनी, फ्रांस, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये प्रेडिक्शन नहीं है कि जो जीडीपी है उसके अंदर काफ़ी गिरावट आएगी। तो जीडीपी की गिरावट अलग आ रही है, डॉलर पीछे से कम हो रहा है, इन रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ओवरऑल ये जो सेंटिमेंट्स है इनका मार्केट पे आप असर देखोगे और जिसी कारण मेरा ये मानना है कि अगर शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट कोरिलेटेड है, तो और अगर शेयर मार्केट पे आप इसका अगर इम्पैक्ट देखोगे तो वो डेफिनिटली आपको क्रिप्टो मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। हो सकता है छोटे-मोटे ये जो स्पाइक्स हैं आपको ये देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो स्टोरी है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो ब्लीक ही रहेगी। खासकर क्योंकि थर्सडे को, ये जो थर्सडे आ रहा है आज, क्योंकि थर्सडे शुरू हो गया इनफैक्ट, थर्सडे को जीडीपी के नंबर भी रिलीज़ होने हैं यूएस के। अगर यूएस के कंसेक्युटिवली जीडीपी के नंबर अगर लो आते हैं, क्योंकि रिसेशन की डेफिनेशन इतने सालों से यही थी कि अगर किसी भी इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी में सपोज अगर 2 कंसेक्युटिव क्वार्टर में अगर जीडीपी का नंबर नेगेटिव आता है, लो आता है, तो इसका मतलब इकोनॉमी रिसेशन में है। लेकिन ये थर्सडे को पता लग जाएगा कि अगर ये सेकंड क्वार्टर में क्या कंसेक्युटिव क्वार्टर में क्या जीडीपी नंबर क्या आता है, अगर कम आता है तो इसका मतलब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी और अगर यूएस रिसेशन में जाएगा तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप ग्लोबली देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज कनेक्टेड है, राइट? तो ये मेरा यहाँ पे मानना है और अगर रिसेशन की वजह से और हैवक क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए मार्केट के अंदर बहुत ही सतर्कता के साथ रहें, चीज़ों के बारे में अपडेट रहें, ऐसी जितनी भी डेवलपमेंट्स उनको नोट करते रहें। कोई आपको अगर होपियम देता है तो उस होपियम को ना लें, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। ऐसा ना करें कि आज इन्वेस्ट करके आप चाह रहे हैं कि 6 महीने में, 3 महीने में पैसे निकाल लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। इन सारी थ्योरीज़ को अलग कर दीजिए, नकारा कर दीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो आपका पर्सपेक्टिव लंबा होना चाहिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें इतना परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव 4 साल, 5 साल का है। तो उस हिसाब से आप माइंड मेकअप करके आइए। लेकिन अगर आप छोटी बेट लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म बेट्स लेना चाहते हैं, वो इस समय बहुत रिस्की है, क्योंकि मार्केट किस करवट बैठेगी किसी को नहीं पता। क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिम है, ब्लीक है। और ब्लीक किस चीज़ बेसिस पे? ये जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो जीडीपी का नंबर हो, चाहे वो और जितने भी नंबर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका क्या मानना है कि इस जो 75 बीपीएस है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिस पॉइंट का, और जीडीपी के नंबर क्या एक्सपेक्टेड है?
किस तरीके से आपको आप ये देख रहे हो ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है मार्केट के अंदर। कमेंट ज़रूर करेगा और ज़रूर लाइक करेगा और ऐसे वीडियोज़ हम रेगुलर बनाते रहते हैं, तो बेल आइकन प्रेस करेगा। और कल वेब3 की दुनिया में शाम को इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सॉलिड क्लास है मिस्टर सुनील अग्रवाल के साथ, वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त सेशन है। जितनी भी बातें इकोनॉमिक्स की हैं उसके अंदर आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएँगे। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।